गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी नवागंतुक छात्राओं का इस वीडियो के माध्यम से स्वागत है ऑनलाइन कक्षाओं में। छात्रों, आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से भूगोल की कक्षा में भूगोल के बारे में जो बेसिक्स हैं उनके द्वारा हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप सभी को जैसा विदित है कि हमारे कोविड-19 के कारण हमारी जो कक्षाएं हैं वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से शुरू नहीं है, तो ऑनलाइन माध्यम से इसी तरह से वीडियोज़ के द्वारा या पीडीएफ के द्वारा या आपके असाइनमेंट्स के द्वारा आपसे संपर्क होता रहता है कक्षाओं में। इसी के माध्यम से हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारा ये अध्ययन कार्य आगे बढ़ता रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ इस में, और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही हमारा ये कोविड की जो महामारी है उससे निवारण होकर हम ब्लैक बोर्ड पे या बोर्ड के क्लासरूम के माध्यम से मिलें। आज इस ऑनलाइन कक्षाओं की कड़ी में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, जब हम पढ़ते हैं कि ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, या दूसरी चीज़ जो आती है कि हम लोग ये मानते हैं कि इस कड़ी में देखेंगे तो ग्लोब क्या होता है। शुरुआत जब करते हैं भूगोल के बारे में, जब से पहला विचार आता है तो जो पहला विचार के साथ ही ये शुरू होती है कि दिमाग में आता है कि पृथ्वी और उससे संबंधित जो भी चीज़ है वो है क्या चीज़। बच्चों, पृथ्वी का एक मॉडल जो होता है उसको ग्लोब कहा जाता है। सामान्य रूप से उसकी सेम एज इट इज़ बड़े शेप में होने की वजह से हम पृथ्वी का अध्ययन करने में एक असुविधा होती है। इसके लिए मनुष्य के द्वारा, इंसान के द्वारा या हमारे विद्वानों के द्वारा एक उसका छोटा रूप एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया, जो हूबहू उसी की प्रकृति से मिलता जुलता रहे। उस को ही ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब के ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण धरती है जिसके बारे में महासागर और महाद्वीप, उसके साथ ही हमारे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो दिखाए जाते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसके ऊपर दिखाई जाती है। पृथ्वी की गतियों का भी इसके द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य से इसकी सापेक्षिक स्थिति और अंतर संबंध जो रिलेशंस है उसका भी हम इसके माध्यम से हम इजी वे में समझ सकते हैं। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक ग्लोब है जिसके आप देख रहे हैं एक थोड़ा सा तिरछा हुआ है। ये भी इसके माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी किस तरह से एक हल्का सा अपने में झुकाव लिए अपने इसके अक्ष के बारे में हम इसके बारे में समझ सकते हैं। अक्ष के बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी और एक छोटा विद्वानों के द्वारा एक छोटा रूप बना के इसमें जो आप देख रहे हैं कि विभिन्न जो महाद्वीप और महासागर है उनको दिखाया गया है। इसके जो बीच में से ब्लू लाइन है उसको इक्वेटर कहा जाता है, यानी कि भूमध्य रेखा, वो भी इसके द्वारा दिखाई गई है। ये सारी चीज़ें इस ग्लोब के माध्यम से समझाया जाए, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। एक दूसरा रूप और है ग्लोब का, आप देख रहे हैं ये ग्लोब जो झुका हुआ है, इसका झुकाव भी कितना 23.5 डिग्री का झुकाव है, और ये अपने अक्ष के सहारे 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो टोटल अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो वो उसको 90 डिग्री में जो कोण अपने धरातल से या तल के सहारे जो स्ट्रेट खड़ी रहे तो उसको वो होता है। ये झुकाव है अक्ष के सहारे होता है, और इसके माध्यम से ये कहा जाता है। पृथ्वी का जो शेप है ग्लोब के माध्यम से आप और हम ये देख रहे हैं, पृथ्वी का जो शेप या जिसका इसकी जो आकार है वो एक अपने आप में गोल है। गोल भी जो ध्रुवों की ओर चपटा है, तो इसलिए इसको गोलाब कहा जाता है या जियोड इंग्लिश में कहा जाता है, जियोड। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किए जाने परिभ्रमण और के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्रों से पृथ्वी का विस्तार अधिक हो जाता है, और अतः पृथ्वी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अपकेंद्रीय बल से अधिक प्रसारित तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में पृथ्वी चपटी है। ये गोलाब जो शेप है इसकी वजह है कि इन पृथ्वी की गतियों की वजह से ये ध्रुवों के क्षेत्रों में चपटी है।
और भूमध्य रेखीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या की तुलना में जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या वो ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाई जाती है। यानी कि पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा से जो पृथ्वी का अंतरतम यानी कि सेंटर पॉइंट है उसकी दूरी में और ध्रुवों से जो सेंटर पॉइंट है उसकी दूरी में अंतर पाया जाता है, क्योंकि चपटी है और इसलिए ये भी माना जाता है कि पृथ्वी का अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवीय क्षेत्रों में तथा विषुवतीय क्षेत्रों में सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है यानी पाया जाता है। ये दोनों इसकी वजह पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि पृथ्वी की, जब ये चीज़ देखते हैं कि पृथ्वी की दूरी के बारे में पढ़ते हैं कि दूरी क्या है। आप इस एनिमेशन के माध्यम से पृथ्वी की दूरी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी की दूरी है क्या चीज़। अब आप देख रहे हैं एक बॉल की तरह घूम रही है पृथ्वी, हमारा ग्लोब जो घूम रहा है। आपने भी देखा होगा एक ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी घूमती है एक मॉडल के रूप में। और इस एनिमेशन, ये जो पिक्चर आपके सामने वीडियो टाइप की पिक्चर एनिमेशन है, इसके द्वारा भी पृथ्वी की धुरी को प्रदर्शित किया जाता है। जो ऊपर की ओर ग्रीन कलर की और नीचे की ओर ग्रीन कलर की एक डंडी सी निकली हुई है, ये धुरी होती है। दोस्तों, इसके माध्यम से एक जो चीज़ ये कही गई है कि ये वास्तविक रूप से पृथ्वी के अंदर कोई चीज़ भी नहीं, ये एक काल्पनिक रेखा होती है, ग्रीन कलर से दिखाई गई है कि पृथ्वी का जो उत्तरतम अगर मान ली आपने देखा होगा कि बॉल होती है, बॉल को हम घुमाते गोल गोल घुमाते तो एक पॉइंट होता है जहाँ न्यूनतम गति पाई जाती है, वो ध्रुव होता है उस बॉल का। इसी प्रकार घूमती हुई पृथ्वी जो अपनी परिभ्रमण कर रही है अपने अक्ष पे या घूर्णन कर रही है, उस पर घूमती हुई पृथ्वी पर एक पॉइंट ऐसा हो जहाँ की वेलोसिटी या स्पीड है वो बहुत शून्य के बराबर है और उसको केंद्र कहा जाता है, वही ध्रुव है। और वो दोनों ध्रुव इसी तरह दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों की ओर दोनों सिरों की ओर होते हैं, उनको उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ये काल्पनिक रेखा इन्हीं दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है, उसके जिसके चारों ओर पृथ्वी भ्रमण करती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी का अक्ष कहलाती है, यही पृथ्वी का एक्सेस या धुरी अक्ष कहलाती है। और ये अक्ष झुका हुआ है, ये अपने लंबवत जो इसका झुकाव है वो 23.5 डिग्री का है। और इसका जो देखिए आप देख रहे होंगे इस पिक्चर के माध्यम से कि पृथ्वी अगर सीधी है तो 90 डिग्री का कोण बना रही है, और जो ऊपरी आपको इसके माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो आपको देखो ये दिखाई दे रहा है वो 23.5 डिग्री का कोण झुका हुआ है और अपने अक्ष के सारे लेंथ पे 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। 66.5 डिग्री का कोण अपने अक्ष के सहारे ये बना रही है। इसलिए इसका दोनों में अंतर आपको समझना चाहिए कि जो पृथ्वी झुकी हुई है उसका झुकाव है 23.5 डिग्री का, और कोण बना रही है अपने तल के सहारे वो है 66.5 डिग्री का। इस झुकाव को अक्षीय झुकाव कहा जाता है। जो ये पृथ्वी का झुकाव है इसको कहा जाता है अक्षीय झुकाव। इसके बाद में जब हम पृथ्वी की और बात करते हैं कि ये जो पृथ्वी की धुरी है, इस धुरी ये घूर्णन ये सामने जो आपकी घूम रही है, इसका दिशा है घूर्णन का वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है पृथ्वी। इसके माध्यम से हमको ये भी पता चल रहा है। उसके साथ साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि ये घूमती हुई पृथ्वी के ऊपर दिन और रात किस तरह से बनते हैं कि जैसे जैसे सामने जो हिस्सा आता जाता है उसको दिन और रात इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। पृथ्वी के गतियों से संबंधित पृथ्वी के जो फेनोमेना हैं, जितने भी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया चल रही हैं, हम देखते हैं सूरज और इससे रिलेटेड उनको इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद में पृथ्वी के जो हम मेन टॉपिक आता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो माध्यम से दर्शाया गया है। लैटिट्यूड जो दर्शाया गया है उसको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो दाएं से बाईं ओर, ग्लोब के दाएं ओर, इस ग्लोब में दाएं से बाईं ओर जो खींची गई है उनको अक्षांश या लैटिट्यूड के नाम से लाल कलर के वाले इस के माध्यम से दर्शाया गया है।
ये जो रेखाएं हैं ये आपकी वो है अक्षांश रेखाएं, और जो यूं ये दर्शाई गई है उनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। देशांतर, देशांतर, और ये कहलाती है अक्षांश। दोस्तों, इस ग्लोब के ऊपर जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं की चर्चा की जाएगी, इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं की चर्चा की जाती है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए, एक तरफ लैटिट्यूड है जो अक्षांश रेखाएं होती है, और दूसरी तरफ ये है, ये जो है वो अक्षांश रेखाएं, और ये है देशांतर रेखाएं। कुल अक्षांश रेखाएं एक वृत्त के रूप में होती है। पहले इनकी अक्षांश रेखाओं की जब चर्चा करते हैं, आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि अक्षांश रेखाएं वो हैं वृत्त के रूप में, इसके चारों ओर, ग्लोब के चारों ओर खींची गई है। ये वृत्त के सारे हैं, ये एक दूसरे से समानांतर दूरी पे है। वो 111 किलोमीटर धरातल के ऊपर प्रैक्टिकली ये मानते हैं कि 111 किलोमीटर की दूरी इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में। जैसे लाल कलर की जो ये रेखा है, ये भूमध्य रेखा, उससे नेक्स्ट है उस रेखा दूसरी है, लेकिन एक 0 डिग्री से 1 डिग्री की जो अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश है, वो उनको बीच की दूरी को 111 किलोमीटर धरातल के ऊपर पाई जाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त के रूप में होती है। वृत्त जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, वृत्त की साइज छोटी होती है, क्योंकि पृथ्वी की शेप छोटी होती जा रही है। पृथ्वी गोल के आकार में, बॉल के आकार में है, गोल है, तो वो पृथ्वी की जैसे शेप छोटी होती है, तो अक्षांश रेखाओं का वृत्त भी छोटा हो जाता है। सबसे छोटा वृत्त ध्रुवीय वृत्त या 90 डिग्री जो अक्षांश रेखा जिसको कहेंगे एक बिंदु के रूप में होगी, और सबसे बड़ा वृत्त इक्वेटर या भूमध्य रेखा होगी, वो सबसे बड़ा वृत्त है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इनके ये कुल 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इस दोनों में अपन को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये जो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें आप पिक्चर के माध्यम से हम समझते हैं कि ये देखिए आप, इसमें जो तीर के निशान आपको दिखाया गया है, इस तीर के निशान के माध्यम से ये जो पोर्शन है कि जो ये लाइन है, इस लाइन के इसको कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके उत्तर का जो पार्ट है उसको उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और ये साउथ हेमिस्फीयर या साउथ दक्षिणी गोलार्ध इसको कहा जाएगा, इस वाले जो पोर्शन को आधे को। और ये पोर्शन है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखा, कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। ये सामान्य रूप से मानते हैं कि जो कही गई है। अब बात आती है कि उत्तरी गोलार्ध और उत्तर के साथ नॉर्थ लगेगा। उत्तरी गोलार्ध की 30 डिग्री अक्षांश रेखा ऊपर उत्तर में भी है, और 30 डिग्री दक्षिण में भी। इसके साथ साउथ लगेगा, इसके साथ नॉर्थ लगेगा। ये सामान्य रूप से इनको पहचानने में होता है। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा का नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके कैंसर जो कहे जो कर्क रेखा, तो उसके माध्यम से जानते हैं। अक्षांश रेखाएं इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया कि ये जो है उत्तरी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है। पूरे ग्लोब के माध्यम से दिखाया गया कि उस उत्तरी ध्रुव के बाद में ये अंदर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु से 0 डिग्री, ये मान लीजिए इसको सारा, ये 0 डिग्री का कोण बन रहा है, और इस 0 डिग्री के जो कोण बन रहा है उसके बाद में आप देख सकते हैं उत्तर की ओर 15 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री,
फिर ये 45 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री। ये जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोण बनता है उसके आधार पे ही आउटर सरफेस, बाहरी सरफेस के ऊपर जो रेखा खींची जाती है और उसको मिलाने वाले बिंदुओं की, पूरे ग्लोब के ऊपर उसको मिलाने वाले बिंदुओं को उस रेखा का नाम दिया जाता है। मान लीजिए यह है 66 डिग्री नॉर्थ। तो इस तरह से इन रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। ये कुल 180 रेखाएं होती है और इसके बाद में हम देखते हैं, देखो इस ग्लोब के इस पिक्चर के माध्यम से पॉइंट 40 डिग्री नॉर्थ, ये सारी चीज़ें दिखाई है। उत्तरी ध्रुव भी दिखाया गया है। 90 रेखाएं जो उत्तर में दिखाई गई है, ऐसे ही दक्षिण में दिखाई गई है। ये इक्वेटर है, ये जो रेखा है वो है इक्वेटर। ये इसको इक्वेटर के नाम से जाएंगे। ये स्टैंडर्ड पैरेलल पॉइंट भी किया गया। आप देख रहे हैं ये पृथ्वी के आंतरिक भाग, अभी चर्चा कर रहे थे हम, आंतरिक भाग में जो कोण बनता है, आंतरिक भाग में जो कोण बनता है उसके आधार पे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के लिए बनाया गया। ये 0, ये है 0, और इस यहाँ जो ये कोण बना 0 वैल्यू वाला, और ये इस केंद्र से इसको यहाँ मिलाया, उसके लिए बना ये भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और यहाँ जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो उसके लिए ये नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, और ये इसकी वैल्यू के हिसाब से ये अलग अलग रेखाएं ये बन रही है। इसके आधार पे इस तरह से इनका निर्धारण किया जाता है। अक्षांश रेखाओं की श्रेणी में मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इस पिक्चर में आपको दिखाई गया कि ये जो पहला आपके सामने है, ये इसको कहा गया इक्वेटर। ये है इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये उत्तर में 23.5 डिग्री जो रेखा है कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, इसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री। दक्षिण में है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, और ये नॉर्थ 23.5 डिग्री, इसकी वैल्यू 23.5। ये आर्कटिक सर्किल है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक, और ये है अंटार्कटिक सर्किल, ये है अंटार्कटिक से, इसकी वैल्यू है 66.5 डिग्री साउथ। इस तरह से ये मानते हैं कि इनकी जो वैल्यू है उसके आधार पे विभिन्न प्रकार के, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये मानी जाएगी कि उत्तरी ध्रुव में है, और दक्षिण ध्रुव में अलग अलग अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ये जानते हैं। इन अक्षांश रेखाओं में पूरे सर्किल के आधार पे यही चीज़ देखते हैं। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से उत्तर और दक्षिण में, यानी कि जो तापीय कटिबंध ये पाए जाते हैं, उनका निर्धारण अक्षांश रेखाओं के आधार पे ही किया जाता है। और नेक्स्ट इसके बाद में जो हम पढ़ते हैं कि अब देखते हैं देशांतर रेखाएं। दोस्तों, देशांतर रेखाओं के बारे में ये कहा जाता है कि संपूर्ण ग्लोब को उत्तरी पोल ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इसमें सर्किल के आधार पे, जो सर्किल होती है, आपके सामने ये पिक्चर दिख रही है कि ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव नीचे की ओर, यहाँ दक्षिण ध्रुव की ओर यहाँ से ये रेखाएं खींच रहे हैं और यहाँ मिल रही है। तो यहाँ से यहाँ अर्धवृत्त के रूप में खींची गई है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त के रूप में खींची गई थी, यूँ इस तरह से खींची गई थी, और इसमें यहाँ उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के जब ये चर्चा करते हैं कि यहाँ से शुरू होती है और यहाँ जाके मिल जाती है, तो ये रेखाएं एक जगह जाके मिल जाती है, उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिण ध्रुव पे, यानी दोनों ध्रुवों के ऊपर ये रेखाएं मिलती है। दूसरी खासियत इनकी होती है, सबसे कम दूरी पोल पे होगी, यानी ध्रुवों के ऊपर होगी, और सबसे अधिक दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इस भूमध्य रेखा के ऊपर है। ये जो रेखा है
इसके ऊपर सबसे अधिक दर, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि इसका जो पोल है उसका साइज अब कि अपकेंद्रीय के कारण से इसका जो त्रिज्या है वो सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा के ऊपर है और सबसे कम ध्रुवों के ऊपर पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पर सबसे अधिक दूरी होगी दो देशांतर रेखाओं की, और उसके बाद फिर साउथ की ओर जाते ही ये धीरे एक दूसरे से समीप आने लगती है, और इधर से देखो आप दूरी बढ़ती जाती है और यहाँ जाते ही यही है। तो इसलिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक पाई जाती है भूमध्य रेखाओं के ऊपर या विषुवत रेखा के ऊपर या इक्वेटर के ऊपर। इसके बाद में इनकी यह है कि ये कुल 360 रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं, क्योंकि अर्ध सर्किल के रूप में होती है। या ये मान लो कि इनका जो बनाते हैं कि वो एक सर्किल है और इसके इधर भी खींच दिया, इधर भी खींच दिया, इधर भी, पोल के ऊपर आप देख सकते हैं ये इस तरह से है। तो इनका भी जो निर्धारण देशांतर के माध्यम से किया जाता है, मेरिडियन जिसको कहा जाता है, और उनका भी निर्धारण एक रूप में यही कहा जाता है कि आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ग्रीनविच रेखा से या 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो कोण बनता है उसके आधार पर ही इनका निर्धारण किया जाता है। ये इस पिक्चर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो केंद्र है उस केंद्र के माध्यम से ये कोण बन रहा है, और इस ग्रीनविच रेखा के साथ ही ये उसके आधार पे ही इनका निर्धारण पृथ्वी की आउटर सतह पे किया जाता है और उनकी वैल्यू निर्धारित की जाती है। अब इन जो कुल 360 रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, उनको एक रेखा जिसको मानते हैं उसको कहा जाता है मेरिडियन। ये लंदन की समीप ग्रीनविच है, उसके नाम पे इस 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके निर्धारण किया जाता है। इसके इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध, यानी 180 जो अक्षांश रेखाएं हैं पूर्वी गोलार्ध में है, और 180 अक्षांश नहीं देशांतर रेखाएं हैं वो है पश्चिमी गोलार्ध में। इन दोनों में यह है 180 और 180, 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री के जस्ट पीछे वाली जो रेखा कहलाती है वो अंतर्राष्ट्रीय, ये ग्रीनविच रेखा कहलाती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 180 डिग्री एक ही रेखा होगी, वो रेखा होगी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन। उसके बारे में भी हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये इस चित्र में देख रहे हैं कि ये ग्रीनविच रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और इस चित्र में ये दिखाया गया है कि किस तरह से ग्रीनविच रेखा, ये देखो आप, इससे में यहाँ ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड में लंदन शहर है, इसकी कैपिटल है। उस लंदन के शहर के बहुत समीप ही एक इनकी एस्ट्रोलॉजी सेंटर है, एस्ट्रोलॉजी सेंटर वेधशाला जिसको कहते हैं, वो ग्रीनविच नाम क्या है। उसी वहाँ से गुजरती हुई रेखा को जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला रही है उसके नाम पे इन्होंने ग्रीनविच रेखा इसका रखा है। इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। इससे पूर्व की ओर पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्ट लगेगा उन रेखाओं के सारे, और इसके पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध, इनके साथ वेस्ट लगेगा। ये इस तरह से इनका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट जब हम ये देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके जस्ट अपोजिट है, उसके अपोजिट ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। आप जो इस ग्लोब में या इस मानचित्र में ब्लू कलर के या नीले कलर की जो रेखा एक आपको दिखाई दे रही है टेढ़ी मेढ़ी सी, उसको अब आप ये देखेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा, इसके माध्यम से देखो ये एरो के माध्यम से इसमें दिखाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ से खींची गई है। ये भी है, लेकिन एक वैसे तो जनरली होना ये चाहिए कि
सीधी होनी चाहिए, क्योंकि सभी रेखाएं ग्लोब के ऊपर सभी रेखाएं सीधी है, लेकिन एकमात्र ये 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसका टेढ़े मेढ़े तरीके से खींचा जाता है। उस टेढ़े मेढ़े तरीके से खींचे जाने के पीछे एक रीज़न है। ये एक ही रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, पहले बच्चों मैं बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसलिए कहा जाता है इसको कि इस तिथि को जब सूर्य क्रॉस करता है तो सूर्य के क्रॉस करते इधर से मान लो पृथ्वी किधर से घूम रही है, पश्चिम से पूर्व, तो यहाँ सूर्य है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ दिन है कोई भी, यानी सोमवार है, सोमवार यहाँ है, और यहाँ से क्रॉस करते ये भाग ये धीरे धीरे ये इससे आएगा। तो जैसे ही सूर्य की किरणें इस रेखा के ऊपर पड़ेगी, नेक्स्ट तिथि सोमवार से मंगलवार शुरू हो जाता है, और इस से ही तिथि बदलती है। अदरवाइज तो पृथ्वी ग्लोब की तरह घूम रही है, जैसे अपन ने पहले पिक्चर में देखा, वो घूमती रहेगी, उसमें कैसे तिथि को बदलेंगे। तो इसलिए डेट जो बदलती है वो इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्रॉस करने के बाद में ही बदलती है। इसलिए इस तिथि इस रेखा का नाम अंतर्राष्ट्रीय 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसके साथ पूर्व और पश्चिम नहीं लगेगा क्योंकि ये बीच सेंटर की है। 0 डिग्री के साथ भी पूर्व पश्चिम नहीं लगता और इसके साथ भी पूर्व पश्चिम नहीं लगेगा, ग्रीनविच के साथ भी कोई पूर्व पश्चिम नहीं। इसलिए इसको तिथि बदलती है, इसलिए इसको तिथि रेखा कहा जाता है। टेढ़े मेढ़े होने के पीछे एक कारण ये होता है कि ये जो टेढ़े मेढ़े इसलिए है कि आप इसके माध्यम से आप देख रहे, ये पिक्चर देखो, आप जो पृथ्वी घूम रही है, मान लीजिए ये सूर्य, और सामने ये जो पोर्शन इसमें दिखाया गया है वो ये सूर्य है और इसकी किरणें यहाँ पड़ रही है। तो ये अब देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसको जैसे ही सामने आता है तो ये रेड कलर का एक तिथि हो गई। अब जैसे ही ब्लू कलर की यहाँ से घूमते घूमते ये देखो, इसमें 6 से 24 घंटे दिखा रखे हैं, और 24 घंटे में इस जो सामने वाला हिस्सा आता है वहाँ ये पूरा वो होगा, और इसके बाद में फिर दूसरा होगा। तो ये मध्य रात्रि को देखो, ये मध्य रात्रि है और ये दिन के 12 बजे है, और इसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि किस तरह से इस ग्लोब के ऊपर तिथि बदलती है, और तिथि बदलने के पीछे किस तरह से सूर्य और पृथ्वी की घूर्णन गति का रोल होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जब बात की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है कि बच्चों किसी भी ग्रुप ऑफ आइलैंड या किसी भी देश में 2 सोमवार 2 तिथियां नहीं हो सकती, 2 डेट नहीं हो सकती। किसी भी देश में एक डेट होगी। यहाँ जो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये जो कंट्रीज है, ये जो यहाँ द्वीप है, हवाई द्वीप का पार्ट है, एलिशन द्वीप जिसको कहते हैं वो वाला पार्ट है, और इधर टुवालू, समोआ की बात किरबाती ये द्वीप है जिनको वो अल्नेशिया पूर्वी जो फिजी और ये कंट्रीज़ है, इसके माध्यम से यहाँ ये विभिन्न प्रकार के द्वीप पाए गए। इनके आधार पे ये एक ही तिथि बनी रहे इन सब में और इन सब में, इसलिए इस तिथि रेखा को कहीं पे पश्चिमी गोलार्ध में घुमा दिया गया और कहीं पे पूर्वी गोलार्ध में घुमा गया। ये पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध में घुमा दिया गया। ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, यानी ईस्ट है इसमें, क्योंकि ईस्ट हेमिस्फीयर है, और इसलिए इन दोनों को इस तिथि रेखा को आगे पीछे कर दिया जाता है। इस तरह से मुख्य रूप से ये सारी जो रेखाएं हैं वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का रोल इसमें पाया जाता है।